हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस यादव। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। मैं पिछली वीडियो में मैं केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता चुका हूँ, वेरिएबल वैलेंसी वगैरह बता चुका हूँ। आज मैं आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन करूँगा। आयनिक बॉन्ड जो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा। मेटल प्लस नॉन मेटल, ये जब कंबाइन करते हैं तो इनके बीच क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, जैसे आपका एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप कह सकते हो, सेकेंड ग्रुप, ये सब मेटल हैं इनके बीच। और आपके डी ब्लॉक ये हैं, और आपके एफ ब्लॉक, ये सारे तो मेटल ही हैं। ये मेटल हैं, इनके इनके जो एलिमेंट होंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपका या आपके आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह, और सेकंड ग्रुप में सीजियम, और दूसरा सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है। ये सब हमारे मेटल हैं। डी ब्लॉक में से आपके जैसे आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है बेटा, और आपका Fe, कोबाल्ट, निकिल वगैरह और भी होते हैं। ब्लॉक में बहुत सारे हैं। ये सारे आपके जो होते हैं मेटल्स होते हैं। तो ये जब कंबाइन करते हैं नॉन मेटल के साथ, अब नॉन मेटल क्या है, टॉप राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, टॉप राइट पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बेसिकली आपके नॉन मेटल है। इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे नॉन मेटल में आपके कुछ फेमस एग्जाम्पल जैसे आपको लेता हूँ, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आपका फ्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके जैसे मान लीजिए यहाँ आपके ग्रुप 14, 15, 16, 17, इनके जब एलिमेंट आपके कंबाइन करते हैं इनके साथ, ग्रुप 14 में बेसिकली कार्बन, बाकी तो मेटलॉइड हो जाते हैं, इनके जब इनके साथ कंबाइन कर इनके बीच क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली जो जिनके बीच होता है, जैसे मान लो सपोज करो एक सोडियम मेटल है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में ये क्या होते हैं, ये आयंस होते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये आपस में जुड़े होते हैं। इनको जब हम पानी में डालते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो तुरंत ये क्या करते हैं, ये आपके डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में। तो ये बहुत वीक, मतलब वाटर, ये आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग तो बहुत होगा लेकिन वाटर में ये एज ए वीक बॉन्ड बिहेव करता है। वाटर इट बिहेव एज ए वीक बॉन्ड। तो वाटर में एज ए ये वीक बॉन्ड आपका बिहेव करता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वाटर में तुरंत ये आयंस में टूट जाता है। अब कंडीशंस क्या है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, कंडीशंस की बात करोगे तो इनमें 3 स्टेप होते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन किसका होता है, आयोनाइजेशन किसका होता है बेटा, ये मेटल्स का आयोनाइजेशन होता है। जितने भी मेटालिक एलिमेंट होते हैं इनका क्या होता है, आयोनाइजेशन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर, मेटल्स मतलब आयोनेशन मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करें मेटल्स और आयंस बनाते हैं। तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो अब जैसे कोई भी एलिमेंट है, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1 होता है। अब ये अभी अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी रहेगी। तो ये सोडियम जब गैसियस स्टेट में होगा ये आपका Na+ बना लेगा गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ लूज करेगा। इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो कि सोडियम एल्कली मेटल इनकी वैलेंसी 1 होती है, मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जितनी एनर्जी, यानी ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस आपको एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो एलिमेंट, वो मेटल उतनी आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। तो ये याद रखिएगा, तो क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारा लेस फिजिबल होता है, तो कम से कम एनर्जी इसको चाहिए हो, तो उसकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो इसको मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं तो शेयरिंग करेगा, तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसी एलिमेंट की, उतना ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, बनाना चाहेगा। और जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही वो आयनिक बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। जैसे अगर मान लो एल्कली मेटल की मैं बात करूं, तो आप नीचे डाउन टू ग्रुप जब जाओगे, जैसे सबसे ऊपर कौन सबसे छोटा एलिमेंट, लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रूबिडियम, उससे बड़ा सीजियम। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अगर एल्कली मेटल में देखा जाए सबसे ज़्यादा है, तो IE1 क्या है, हाईएस्ट है। तो इसकी अगर मान लो एल्कली मेटल के अंदर कंपेयर करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो इसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी लिस्ट होगी, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड विल बी लिस्ट। तो इसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। जब से सीजियम जो एलिमेंट है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो एल्कली में देखा जाए, इसके नीचे फ्रांसियम रेडियोएक्टिव होता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लिस्ट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लिस्ट है तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है, तो यानी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी एल्कली मेटल में मोस्ट होगी। तो मोस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो जिस मेटल की, तो आप याद रखना, टॉप जब डाउन टू ग्रुप आएंगे किसी पीरियाडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है, यानी डाउन टू ग्रुप जाने पे मेटल्स के अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखिए, ऑन मूविंग डाउन टू ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन टू ग्रुप, टेंडेंसी on moving down to group, tendency to form ionic bond, tendency to form ionic bond increases, tendency to form ionic bond increases due to decrease in ion energy in metals।
ये मेटल होगा, ठीक है। नीचे जाने पे जब डाउन टू ग्रुप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो आयनस एनर्जी कम होगी। आयनस एनर्जी कम होगी तो मेटल्स की आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। यानी इस चीज़ की क्लियर हो गई होगी, जो सब मेटल के लिए बात हो रही है, मैं मेटल की बात कर तो आयनेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। दूसरा एक और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा फैक्टर एक और होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली हम नॉन मेटल्स पे अप्लाई करते हैं। ये वो मेटल्स का कैरेक्टर था, ये नॉन मेटल के लिए होता है। ये बेसिकली नॉन मेटल के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है, जैसे जब कोई आइसोलेटेड गैसियस है, पीआई टेबल में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, जब किसी आइसोलेटेड गैसियस नॉन मेटेलिक एलिमेंट में हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितना एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इसमें जितना एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, उसका निगेटिव क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें एक्चुअली जैसे मान लो सपोज कर लो, अगर क्लोरीन एटम है, ये गैसियस है, इसके पास 2,8,7 आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरी करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। अब देखो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होगा क्लोरीन का, वो इसके इलेक्ट्रॉनों को अटेट करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अटेट करता, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, तो ये क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनों क्लोरीन ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अटेट करेगा और अटेट करके ये अपने में जोड़ना चाहेगा। अगर ये अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन ये अपने में जोड़ लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करता है तो ये Cl- बनता है गैसियस, और ये 2,8,8 इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई क्लोरीन की। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी जनरली लिबरेट होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। एनर्जी निकल भी, जैसे फर्स्ट एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जनरली एनर्जी लिबरेट करती है, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो एनर्जी लिबरेट हुई है, तो हमने इस एनर्जी जो लिबरेट होती है या चेंज जो एनर्जी का चेंज होता है उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर मान लो जनरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी माइनस जितना एनर्जी आपकी निकलती है, तो माइनस एनर्जी यानी जितनी एनर्जी निकली उसके माइनस के बराबर हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये देखो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना पॉजिटिव होगी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जितना निगेटिव होगी, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक पॉइंट और यहाँ याद रखो, लेकिन आयनेशन एनर्जी जो होती है ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, हमेशा इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एनर्जी निकल भी, अब किसकी किसकी मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन तब भी आप सुन लीजिए। जैसे इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जो होती है निगेटिव होती है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बेरिलियम की पॉजिटिव होती है, या जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव होती है। तो अगर मान लो मैं
एक और एलिमेंट की बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, ये गैसीय है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2,6 है। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मान लो ये O- बन गया गैसियस, और इसमें जो एनर्जी निकली है उसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन Ea1 एनर्जी निकली है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब आपका O2- गैसेस बनता है, और यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ती है Ea2। और एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, इन दोनों अगर नेट दोनों का जोड़ोगे तो नेट एनर्जी जो है, जो अगर मान लो ये जो इन दोनों का सम जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। इसके मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम निगेटिव, इसके मतलब नेट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी नेट ये प्रोसेस कैसा है, नेट ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। तो यहां से ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of all element is पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड थर्ड, केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोस्टली निगेटिव होती है, लेकिन बाकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो इजीली वो नहीं लेगा। यानी अगर मैं वैसे ही आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निगेटिव, ठीक है बेटा, मोर निगेटिव होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, मोर निगेटिव। तो ये याद रखिए, क्योंकि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी सिस्टम लो एनर्जेटिक होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये दो पॉइंट आपके हो गए। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होनी चाहिए, लो आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होनी चाहिए, मोर निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों तब ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग जनरली आयनेशन एनर्जी जो मतलब जितना एंडोथर्मिक प्रोसेस इसको और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो नेट आपका प्रोसेस एंडो हो जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारी कम फिजिबल होती हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारी कम फिजिबल होती हैं। लेकिन एक और फैक्टर होता है जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनना मोर फिजिबल हो जाता है, वो थर्ड फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। जब जैसे मान लो सपोज करो जैसे N+ बन गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन Cl- दे दिया, अब Na+ है गैसियस, Cl- है गैसियस, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये 1 मोल ही होगा, तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा आपका Na+ और Cl-, ये आपस में जुड़ गए, ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन गया। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होता है, अब देखो ये अट्रैक्शन हमेशा इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी निकलेगी, और जो एनर्जी निकलती है यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एनर्जी जो निकलती इसको क्या कहते हैं लोग, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी की बात करें, अगर मान लैटिस, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी।
ठीक है। लैटिस एंथैल्पी तो जानते हो निगेटिव होगा इसका। लैटिस ने जितना ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो ये एनर्जी निकलती है। तो लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होती है आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनता है, आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कुल मिला के अगर मैं आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी क्या है, तो इन तीनों एनर्जी का जब सम करो, जैसे मान लीजिए एक क्या आयनस एनर्जी, इन तीनों का और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, इन तीनों का अगर सम करो, जितना निगेटिव, इन तीनों का सम जो है लैटिस एनर्जी, इन दोनों का सम करने पे जितना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, जितना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा सिस्टम हमारा स्टेबल होगा और आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी एंड मोर will be tendency to form आयनिक बॉन्ड। तो अगर आप समअप करूं बातों का तो याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल की आयनस एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी मोर निगेटिव होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए मतलब जब लैटिस बने तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें